हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा ग्रामर का 5th चैप्टर चलने वाला है ना। यह हम पढ़ा रहे हैं। देखिए 5th चैप्टर है विराम चिन्हों का प्रयोग। यह आपने पहले भी पढ़ चुका है कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। तो विराम का मतलब होता है ठहराव या रुकाव, जहाँ पर हम रुकते हैं। कभी कभी हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, कभी अधिक देर के लिए रुकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ठहरना, रुकना विराम चिन्ह कहलाता है ना। अब देखिए यहाँ पर हम कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं, या एक बार हम इसकी परिभाषा पढ़ के बता देते हैं आपको कि भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए अथवा विराम के लिए कुछ संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं संकेत चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। भाषा में इन विराम चिन्हों का बहुत महत्व है, क्योंकि इनसे पदों, पदबंधों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को परस्पर जोड़ा जाता है। जहाँ इनके समुचित प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है तथा भाषा प्रवाहपूर्ण बनती है। वहीं इनसे सही बलाघात तथा अनुतान में भी सहायता मिलती है। मतलब कहाँ पर कितना रुका जाए, किस तरह हम उसका उच्चारण करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मुख्य विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। सबसे पहले दिया है यहाँ पर पूर्ण विराम, जिसमें एक डंडी दी गई है। सेकंड है अल्प विराम, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमा। उसके बाद अर्ध विराम है ना, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर विस्मय सूचक चिन्ह है ना। उसके बाद है योजक या विभाजक चिन्ह, जैसे हमने माता पिता लिखे तो बीच में एक छोटा सा चिन्ह लगा देते हैं है ना, उसको समास चिन्ह भी कहते हैं। उसके बाद है अगला निर्देशक डैश, ये निर्देश, जैसे हम कोई वर्णन लिखना है हमको तो उसमें निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है ना। तो जैसे उसके बाद है विवरण चिन्ह है ना, विवरण प्रस्तुत करने के लिए। उसके बाद कोष्टक, कोष्टक 3 प्रकार के होते हैं। इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं जो गोल वाली चिन्ह है, फिर ये सर्पाकार कोष्टक बोलते हैं हिंदी में इसको, और फिर ये बड़ा कोष्टक। ठीक है। फिर अगला है संक्षिप्त सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो पूरा डॉक्टर ना लिख के हम वहां पर क्या कर देते हैं, एक बिंदी लगा देते हैं, गोला लगा देते हैं छोटा सा, तो वो क्या कहलाता है? संक्षिप्त सूचक चिन्ह। अब देखिए विराम चिन्हों का वर्णन, अब इसको विस्तृत से हमको पढ़ना है। तो पूर्ण विराम, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग सभी प्रकार के वाक्यों, सरल, संयुक्त और मिश्र के अंत में होता है, किंतु प्रश्नवाचक और विस्मयबोधक वाक्यों में इसका प्रयोग नहीं होता। हिंदी में दोहा, सोरठा आदि छंदों से पहले के चरण के अंत में एक पूर्ण विराम तथा दूसरे चरण के अंत में 2 पूर्ण विराम लगते हैं। जैसे भारत एक देश है, ये पूर्ण विराम लगा है। अब उसके बाद देखिए अल्प विराम यानी कि कॉमा। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य के बीच में होता है। इसका प्रयोग अन्य विराम चिन्हों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर होता है। जैसे सबसे पहला दिया है यहाँ पर उदाहरण, वाक्य में समान स्तर के शब्दों को पृथक पृथक करने के लिए, जैसे सीता, नीता, गीता। तो सीता के बाद कॉमा लगा है, नीता के बाद कॉमा, और फिर गीता घूमने गई। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए उपवाक्यों को अलग करने के लिए, जैसे जो करेगा सो भरेगा, ये लगा है आपका जो करेगा, कॉमा लगा है। उद्धरण चिन्ह से पूर्व, जैसे मैं लीला ने कहा, मैं कहा के बाद क्या लगा है? कॉमा। फिर संबोधन शब्द के बाद बहनों, बहनों के बाद कॉमा। हाँ या नहीं के पश्चात, तो हाँ के बाद कॉमा लगा है। एक ही शब्द का वाक्यांश की आवृत्ति करने पर है ना। फिर विशेषण उपवाक्य के वाक्य के बीच में है ना, जैसे वह व्यक्ति, कॉमा लग गया है ना। वाक्य के प्रयुक्त शब्द युग्मों के, यानी कि बहुत सारी जगह इसका प्रयोग किया, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है लाभ हानि, कॉमा, दुख सुख, फिर कॉमा है ना। फिर पत्र में अभिवादन के लिए, जैसे पूज्य पिताजी लिखे हमने, कॉमा लगाए। भौदी लिखे, कॉमा लगाए है ना। आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखे तो कॉमा लगाए है ना। ये हो गया। अब देखिए थर्ड वाला अर्ध विराम, पूर्ण विराम से कम पर अल्प विराम से अधिक रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है ना। पूर्ण विराम से कम पर अल्प विराम से अधिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बीच का चिन्ह है, अल्प विराम से अधिक देर और पूर्ण विराम से कम देर है ना। अब यहाँ पर दिया है उदाहरण, विभिन्न उपवाक्यों पर अधिक जोर देने के लिए, जैसे निरंतर परिश्रम करते रहना ही जीवन है ना। अब यहाँ लिखा है अर्ध विराम, आलस शत्रु है। ये हो गया। अब देखिए 4th में आ जाते हैं हम। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप लोग समझते ही हैं,
है ना, वो जल्दी समझ में आ जाता है कि प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थानों पर किया जाता है। जैसे प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में तुम्हें क्या चाहिए, है ना। उसके बाद व्यंग का भाव स्पष्ट करने के लिए। उसके बाद संबोधक, एक ही वाक्य यदि कई प्रश्न उपवाक्य हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला है संबोधक या विस्मयबोधक चिन्ह। विस्मयबोधक चिन्ह, है ना, कोई भी आश्चर्य का भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे बा, अरे आप, प्रश्न अपन ने क्या लगा दिए, विस्मयबोधक चिन्ह। अगला देखिए योजक या विभाजक चिन्ह। तो सबसे पहले इसको देखिए, योजक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। द्वंद्व तथा तत्पुरुष समास में, जैसे माता पिता के बीच में तुलना करने के लिए, फूल सी कोमल बच्ची, तो ये फूल सी के बीच में लगा है। द्वित्वों में, द्वित्व मतलब कि जैसे तरह तरह लिखा है तो उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना। फिर वह किताब 30-40 रुपए की में आएगी, तो 30-40 के बीच में डैश लगा है, मतलब वो लगा है विभाजक चिन्ह। अब अगला देखिए निर्देशक डैश। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। सबसे पहले किसी कथन के को उद्धृत करने से पूर्व, जैसे कहना, लिखना, बताना आदि क्रियाओं के बाद, किसी शब्द वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए, है ना। अब अगला चिन्ह है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इसको क्या बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से उद्धृत करने के लिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बड़े जो सेंटेंस लिखे जाते हैं उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। अब अगला देखिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। जैसे कि हमने यहाँ पर बोले रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में हो गया। उसके बाद बोले अगर हमने कि गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है, तो गोदान को किस में लिखा जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। अब अगला देखिए विवरण चिन्ह, है ना। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के निर्देश के लिए होता है। युग पुरुष महात्मा गांधी, ठीक है, तो ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। युग पुरुष के आगे ये चिन्ह लगाया गया है और फिर महात्मा गांधी। फिर कोष्टक, कोष्टक में 3 प्रकार के कोष्टक है, छोटा कोष्टक, सर्पाकार कोष्टक और बड़ा कोष्टक, है ना। तो जैसे यह पाठ केवल पठन, पठन मतलब पढ़ने, पठन का अर्थ बताए हैं तो उसको किस में लिखे हैं, कोष्टक के अंदर। कोष्टक को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए संक्षेप सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह, है ना। जैसे हमने अभी बताए थे आपको कि डॉक्टर लिखना है, पूरा पूरा ना लिख के हमने डा करके, डा में आ की मात्रा करके बिंदी लगा दी, ऊपर आ लगा दी, है ना। आंध्र प्रदेश लिखना है, मध्य प्रदेश लिखना है, पूरा पूरा ना लिख के हम क्या करेंगे, आ करके बिंदी लगा देंगे, प्रा करके बिंदी लगा देंगे, तो ये लाघव चिन्ह इसको कहा जाता है। तो आज हमने कितने विराम चिन्ह पढ़े, 11-12 विराम चिन्ह पढ़े। तो इसको क्या करना है, हम आपको इसकी फोटो सेंड कर देंगे, इसको आपको नोट करना है, पूरा पूरा नहीं करना है, अपने समझने लायक 1-2 उदाहरण लिखना है और इसकी परिभाषाएं लिखना है। जैसे यहाँ पर परिभाषा दी है विराम चिन्ह की, फिर उसके पूरे विराम चिन्हों का नाम दिया है ना। उसके बाद फिर कैसे विराम चिन्हों को समझाया गया है, तो समझाने में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, शॉर्टकट में हमको लिखना है और इसको हमको लिखकर सेंड करना है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त कर रहे हैं बच्चों, धन्यवाद। और आप हमें जो लिखने बोला गया है उसको सेंड करेंगे।